हेलो फ्रेंड्स, आईएसपीसीएस के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने ज्योग्राफी स्टार्ट की है, जिसमें यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपको जाके घटना चक्र को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इससे आपके दोनों चीज़ कवर होंगे, वो चीज़ें भी कवर होंगी जो घटना चक्र में नहीं है और वो चीज़ें भी कवर हो जाएंगी जो घटना चक्र में है, ठीक। तो हमारे जो चैप्टर्स हो चुके हैं, आज जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो है पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, ठीक। तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के अंतर्गत हम लोग निम्न पहाड़ियों को पढ़ेंगे। तो इस जो ये वाला टॉपिक है, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। एक तो देखिए, आपसे सीक्वेंस पूछ सकता है, ठीक है, क्रम में लगाने को, ऑर्डर में लगाने को कह सकता है, नॉर्थ टू साउथ कह सकता है, वेस्ट टू ईस्ट कह सकता है, ठीक। एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा टाइप पूछ सकता है कि आपको पहाड़ी का नाम दे दे और पूछे कि कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है। तो दोनों टाइप को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अगर हम लोग नॉर्थ से बात करें तो सबसे पहले जो पहाड़ी आती है उसका नाम है पटकाई बूम, ठीक। पटकाई बूम कहाँ पर है? नागालैंड में, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में। पटकाई बूम कहाँ पर है? अरुणाचल, आंध्र नहीं है ये, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद और नीचे आएंगे तो नागा पहाड़ी। अगर आप लोग मैप लेके बैठेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक। नागा पहाड़ी नाम से ही लग रहा है, नागालैंड। इसकी सबसे ऊंची, यहाँ पे देखिए चोटी बनी होगी, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है सारामाती, ठीक है, जिसका नाम है सारामाती। उसके बाद एक मिनट, हाँ, उसके बाद ये है पूर्वी पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी कहाँ पर है? मणिपुर में। उसके बाद सबसे नीचे है मिज़ो पहाड़ी, या इसी को लुसोई पहाड़ी कहा जाता है, ठीक। तो अगर हम लोग ऊपर से नीचे इसको क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा पटकाई बूम, फिर नागा पहाड़ी, फिर पूर्वी पहाड़ी, फिर मिज़ो पहाड़ी, ठीक। ये हो गया, इसका हम लोगों ने स्टेट भी देख लिया। अब देखिए, 2 है यहाँ पे, मिकिर और रेंगमा। ये कहाँ पर है? ये असम में है, मिकिर और रेंगमा, ठीक। तो मिकिर और रेंगमा को भी याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग मेघालय में आएंगे तो मेघालय में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गारो, खासी और जयंतिया। इसको कई बार पूछा गया है, ठीक, कि पश्चिम से पूर्व में जो मेघालय की पहाड़ियाँ हैं उनका क्रम क्या है? तो पहले गारो है, फिर खासी है, फिर जयंतिया है, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर एक आपको दिखेगी पहाड़ी लैमातोल, इसको भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है इसको भी ऐड कर दें, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, लैमातोल, इनको बोले कि आप पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम लगाइए, ठीक। अब देखिए, गारो, खासी, जयंतिया, लैमातोल हो गया। अब यहाँ देखिए, ये लैमातोल है और ये पूर्वी पहाड़ी है। इनके बीच में आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में, ठीक। लोकटक झील मणिपुर में है। तो लोकटक झील जो मणिपुर में है, ये किसके किसके बीच में स्थित है? तो पूर्वी पहाड़ी और लैमातोल के बीच में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको एक पहाड़ी दिख रही होगी, बैरल, ये भी कहाँ पर है? असम में। तो ये टोटल हमारी जितनी भी इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ थीं पूर्वोत्तर की, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, मेघालय की जो सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग, वो खासी पहाड़ी पर स्थित है। पहले क्या था? गारो था, फिर खासी था, फिर जयंतिया था। तो यहीं पे स्थित है हमारा क्या? यहीं पे स्थित है मेघालय की सबसे ऊंची चोटी शिलोंग। उसके बाद गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पर है? मेघालय में। मिकिर और रेंगमा कहाँ पर है? असम में, ठीक। अब आगे देखिए, अब आगे ये जो फैक्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें ये कह रहा है कि शिलोंग के पठार पे जो गारो, खासी और जयंतिया वाला पार्ट है, वो प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग था। मतलब ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है और यहाँ पे हमारा, मान लीजिए, यहाँ पे हमारा क्या था? यहाँ पे हमारा रहा होगा गारो, खासी और जयंतिया। तो ये गारो, खासी, जयंतिया इसी प्रायद्वीप पठार का ही भाग है, जो कि यहाँ बीच में एक गैप है। इस गैप को कहते हैं गारो राजमहल या मालदा गैप। इस गारो राजमहल या मालदा गैप के द्वारा ये जो शिलोंग का पठार है, ये प्रायद्वीपीय भारत से अलग होता है। तो ये फैक्ट भी पूछा गया है। फिर आगे देखते हैं, गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नॉकरेक, खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी शिलोंग, ठीक। फिर खासी पहाड़ी के दक्षिण पूर्व में, अगर खासी पहाड़ी के हम लोग दक्षिण पूर्व में आएंगे तो आप मैप में अगर देखेंगे तो दिखेगा मासिनराम, ठीक। मासिनराम की क्या विशेषता है? पूरे विश्व में, भारत में नहीं, पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो क्या है? मासिनराम है। मतलब जगह जो है वो मासिनराम है।
उसके बाद कार्बी एंगलोंग पठार की बात करेंगे तो असम में स्थित है और ये शिलोंग पठार का ही भाग है। मतलब कि इनडायरेक्टली रूप से देखेंगे तो कार्बी एंगलोंग पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके कैपिटल्स दिए गए हैं, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, मेघालय का शिलोंग, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजॉल, असम का दिसपुर और त्रिपुरा का अगरतला। ठीक है, अब देखिए, अगर ये हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने शुरू किया था ट्रांस हिमालय से। ये हम लोगों ने ट्रांस हिमालय पढ़ा, फिर हम लोगों ने महान हिमालय पढ़ा, फिर मध्य हिमालय पढ़ा, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, शिवालिक, फिर इधर पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हम लोगों ने पढ़ ली। ठीक है, अब हम लोग मैदान वाले भाग में आएंगे। ठीक, जो उत्तर भारत का मैदान है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग बनावट के आधार पर देखें, ठीक, कैसे बना हुआ है, कैसी उसकी बनावट है, उसी को उच्चावच कहेंगे। तो उच्चावच या बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक भाबर का मैदान, एक तराई प्रदेश और एक जलोढ़ मैदान। ठीक, ये तो आपने सुना ही होगा। जलोढ़ मैदान 2 प्रकार का होता है, एक खादर और एक बांगर। अब देखिए एक एक करके देखते हैं। मान लीजिए, देखिए ये हमारा शिवालिक है, ये शिवालिक है। अब जब यहाँ से नदियाँ आएंगी तो ये जो शिवालिक है इसका क्या करेंगी, इसमें टूट फूट करेंगी, अपक्षय करेंगी, अपरदन करेंगी। ठीक, फिर जो यहाँ से टूटेगा फूटेगा जो भी कंकड़ पत्थर होंगे वो नदियों के साथ बह के आएंगे। ठीक, और फिर क्या होंगे, इसके गिरिपद में, शिवालिक का जो गिरिपद वाला जगह होगा, जो फुटहील होगा, वहाँ पे जमा होने लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे कई सारे कंकड़ क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे वैसे वैसे देखिए इनकी चौड़ाई कम हो रही है। मतलब जो बाभर प्रदेश होता है उसकी चौड़ाई पश्चिम में ज़्यादा होती है, पूर्व में कम होती है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे पत्थर पत्थर वाला जगह है तो नदियाँ क्या होती हैं, जब नदियाँ यहाँ से बह के आती हैं तो नदियाँ यहाँ पे विलुप्त हो जाती हैं पत्थर के बीच में। ठीक, फिर पत्थर के बाद, मतलब बाभर के बाद वाला जो जगह होगा, जो ये चौड़ी सी जगह होगी, ये होगी तराई प्रदेश। ठीक, ये थोड़ी दलदली वाली जगह, नम वाली जगह होगी। ठीक है, पानी यहाँ पे ज़्यादा होगा क्योंकि नदियाँ फिर से यहाँ क्या होंगी, दिखने लगेंगी। ठीक, अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। बाभर, यह शिवालिक से संलग्न, मतलब शिवालिक से लगा हुआ 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी, ठीक, ये याद रखना है आपको, चौड़ी पट्टी वाला क्षेत्र होता है जिसमें जो अवसाद हैं जैसे कंकड़ पत्थर वगैरह हैं, बोल्डर हैं, इनका आकार बड़ा होता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ इनमें विलुप्त हो जाती हैं। पहले तो हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं वो बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ बहा कर लाएंगी और गिरिपथ, क्योंकि देखो जहाँ ढलान होगा वहाँ तो ईजिली बह जाएंगे ये पत्थर, लेकिन जैसे जैसे इनका ढलान कम होता जाएगा वैसे वैसे नदियाँ क्या करेंगी, इनको आगे नहीं बहा पाएंगी। तो ये क्या होंगे, एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। ठीक, तो जब जमा हो जाएंगे तो एक जलोढ़ पंख बन जाएगा। फिर जब कई सारे जलोढ़ पंख एक दूसरे से मिल जाएंगे तो एक बड़ा सा क्षेत्र बनेगा और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बाभर क्षेत्र। यहाँ पर कंकड़ पत्थरों की अधिकता होने के कारण जलधाराएं इनके नीचे से प्रवाहित होती हैं, मतलब कि जलधाराएं या नदियाँ इसमें विलुप्त हो जाती हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है पूरा, बाभर पूरा इजी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है अब देखिए, अवसादों का अगर आकार बड़ा है तो जाहिर सी बात है कृषि तो हो नहीं पाएगी। तो जो बाभर वाला प्रदेश है वो कृषि के लिए बिल्कुल ही अनुपयुक्त होता है। इसकी चौड़ाई बता चुकी हूँ ऊपर, पश्चिम में अधिक होगी क्योंकि पश्चिम में क्या होंगे, पत्थर, कंकड़ पत्थर ज़्यादा इकट्ठा होंगे, और पूर्व में जैसे जैसे पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे इधर इधर बढ़ेंगे वैसे इनकी चौड़ाई कम होती जाएगी। ठीक, फिर जहाँ पे बाभर ख़त्म होगा, 8 से 15 था बाभर, जहाँ पे बाभर ख़त्म होगा वहाँ पे क्या शुरू होगा, तराई। ठीक, तराई, तो तराई का जो चौड़ाई होती है वो होती है 15 से 30 किलोमीटर और ये महीन अवसादों वाला जगह होता है, क्षेत्र होता है। बाभर प्रदेश में विलुप्त जो नदियाँ थीं अब इस तराई वाले प्रदेश में फिर से सतह पे प्रवाहित होने लगती हैं। ठीक, तराई प्रदेश, अब देखिए यहाँ से ऐसे आ रहा था, एक मिनट, यहाँ से ऐसे, ये मान लीजिए शिवालिक है, ये ऐसे, अब यहाँ तक तो हमें क्या दिखा, यहाँ तक हमें तो दिख गया पूरा कंकड़। अब नदियाँ क्या होंगी, समतल जगह पे आएंगी। जैसे ही नदियाँ समतल जगह पे आएंगी वैसे ही उनका जल फैल जाएगा। ठीक, और दलदली दशाओं का निर्माण हो जाएगा।
इसी वजह से इसको तराई प्रदेश कहते हैं। अब देखिए इसकी जो चौड़ाई होगी वो पूर्व में अधिक होगी, ठीक, और पश्चिम में कम होगी। ठीक है। ये भी कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे चावल, गन्ना, आलू, चावल गन्ना जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक, इन सब का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। पश्चिम में तराई प्रदेश पूर्ण रूप से कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है। पश्चिम वाला जो तराई प्रदेश है वो पूरी तरीके से उसको कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है। यह प्रदेश शिवालिक से समीपता के कारण प्राकृतिक वनस्पति की सघनता यहाँ पे ज़्यादा है, विशेष रूप से पूर्वी प्रदेश में। पश्चिम को कृषि में बदल दिया गया और पूर्वी वाला क्या है, वनस्पति है। अब देखिए चूंकि ये दलदली वाला आर्द्र वाला जगह है तो इसी वजह से यहाँ पर कई सारे राष्ट्रीय उद्यान और बाघ संरक्षित प्रदेश पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक वनस्पति वाली जगह है ये। तो एक सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, वो पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तराई प्रदेश में पाया जाने वाला नेशनल पार्क कौन सा है, तो दुधवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा खादर प्रदेश। तराई के बाद अब पाभर हो गया कंकड़ वाला, तराई हो गया पानी वाला। तराई के बाद नदी घाटी के दोनों तरफ, मान लीजिए ये नदी घाटी है, ठीक, नदी यहाँ से बह रही है, तो अब इसके दोनों तरफ यहाँ पे जो निचली वाली ज़मीन होगी, ठीक, जो निचला वाला मैदान होगा, जब नदियाँ जाएंगी यहाँ फैलेंगी तो जो अपने साथ अवसाद लेके आएंगी उसको यहाँ पे डिपॉजिट कर देंगी, ठीक, यहीं पे छोड़ देंगी। तो ये वाला जो मैदान होगा ये नवीन जलोढ़ होगा, क्योंकि निचला वाला हिस्सा होगा। हर साल जब जब यहाँ पे नदियाँ प्रवाहित होंगी या जब जब बाढ़ आएगी तो क्या होगा, नदियाँ जो अपने साथ नए नए अवसाद या मिट्टी लेके आएंगे वो यहाँ पे निक्षेप कर देंगी इसका, ठीक है। तो ये प्रदेश देखो निचला मैदान होने के कारण प्रत्येक वर्ष बाढ़ के समय नए अवसादों से ये नवीनीकृत होता रहता है, मतलब नया होता रहता है, नई नई परतें बनती रहती हैं, इस वजह से इसकी उत्पादकता अधिक होती है। तो जो खादर प्रदेश है वो नवीन जलोढ़ मृदा का मैदान है, ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, नवीन जलोढ़ मृदा का मैदान है। और पंजाब में इसी खादर के मैदानों को वेटलैंड कहते हैं, ठीक। अब बांगर देखते हैं। अब देखो नदी के दोनों ओर अभी हम लोगों ने देखा, ये मान लो नदी बेसिन है, ये नदी बह रही थी, ये वाला इलाका क्या था, खादर था। मान लो ये तो निचला वाला इलाका है, कुछ इलाके ऐसे ऊपर भी होते हैं ना, जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। तो जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाएगा वहाँ पे नई मृदा तो आएगी नहीं, जो भी मृदा होगी वो पुरानी होगी, ठीक। तो इस वजह से इसको पुरानी जलोढ़ मैदान भी कहा जाता है। यहाँ पर कहीं कहीं चूना पत्थर के कंकड़ भी प्राप्त होते हैं। बांगर प्रदेश में जहाँ मृदा की क्षारीयता और लवणता अधिक होती है उस प्रदेश को रेह, कल्लर या ऊसर कहा जाता है, ठीक। वर्तमान में अब ज़्यादा इसमें कृषि तो हो नहीं सकती, ठीक, कृषि के लिए ज़्यादा अच्छा तो है नहीं जितना अच्छा जो है खादर है, क्योंकि खादर में नए नए क्या मिल रहे हैं, अवसाद मिल रहे हैं। तो अधिक सिंचाई के कारण इससे प्रभावित क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है, ठीक, मतलब सिंचाई करके इसमें क्षेत्र का क्या किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पे, विशेष रूप से हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, ये हम लोगों ने देखा खादर, बांगर, मतलब उच्चावच के आधार पर जो उत्तर भारत के मैदान का विभाजन था। इसको ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा क्योंकि मेंस में भी कभी कभी इस पे क्वेश्चंस लिखने को आ जाते हैं, ठीक, यूपी पीसीएस मेंस में। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़े कि इसके नोट्स अगर बना लेंगे तो आपका एक टॉपिक तैयार हो जाएगा, जो प्री में भी आएगा और मेंस में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करिएगा और नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।